हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जल्दी से आ जाइए और फिर शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। सीधी बात, नो बकवास में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गौर फरमाइएगा। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है दोस्त मेरे, ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की, नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की। एक होता है संलयन, एक होता है संलयन, एक होता है दोस्त मेरे विखंडन। एक होता है संलयन, एक होता है विखंडन। संलयन की अगर हम बात करें, संलयन नियंत्रित संलयन अभिक्रिया होता है, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया होता है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होता है। या संलयन अभिक्रिया की अगर बात करोगे, संलयन अभिक्रिया में नियंत्रित और अनियंत्रित नहीं कहिए। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम और सूर्य और तारों की ऊष्मा, सूर्य एंड तारों की ऊष्मा। ये विखंडन अभिक्रिया एक होता है नियंत्रित, एक होता है नियंत्रित, एक होता है दोस्त मेरे अनियंत्रित। नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित की अगर हम बात करें, नियंत्रित की अगर हम बात करें, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है नाभिकीय रिएक्टर। इसका इचला पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है और आपको भी पूछिए सकता है। और इसका अनियंत्रित का एग्जांपल है परमाणु बम। परमाणु बम और अणुबम एक के होता है, देख लो। चलो परमाणु बम बोलो, अणुबम, जितना बम है सब अनियंत्रित है। हम लोग सीधा सीधा क्या पढ़ते हैं कि परमाणु बम। देखो ये क्वेश्चन जब पूछा था, चला बढ़िया से देख लो। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार का, एक संलयन और दूसरा विखंडन। एक है चला संलयन और दूसरा क्या है दोस्त मेरे, विखंडन। एक संलयन है और दूसरा विखंडन है। संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन बम, सूर्य और तारों की ऊष्मा। विखंडन अभिक्रिया दो प्रकार का, नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित में नाभिकीय रिएक्टर है, अनियंत्रित में परमाणु बम है। इतना तुमको याद ना रहे तो याद रखो कि बम जितना है सब अनियंत्रित है, बम जितना है दोस्त मेरे अनियंत्रित है। इसका आंसर बताओ। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम क्या है? ए की बी की सी की डी, बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बता। अनियंत्रित संलयन, संलयन अभिक्रिया अनियंत्रित होता है। संलयन अभिक्रिया जो होता है अनियंत्रित ही होता है, आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया इज द राइट आंसर। संलयन अनियंत्रित होगा। इधर आओगे तो नाभिकीय रिएक्टर जो होगा वो नियंत्रित होगा और परमाणु बम जो होगा वो अनियंत्रित होगा। नाभिकीय रिएक्टर जो होगा वो नियंत्रित होगा, परमाणु बम जो होगा वो अनियंत्रित होगा। आंसर संलयन हमेशा अनियंत्रित होता है, ये हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। बताओ तो शीतक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? शीतक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ए नंबर ऑप्शन है सोडियम, बी नंबर ऑप्शन है बोरोन, सी नंबर ऑप्शन है कैडमियम। बताओ आंसर क्या होगा? शीतक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, बोरोन और कैडमियम। शीतक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, बोरोन और कैडमियम इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? सोडियम, बोरोन और कैडमियम इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा जल्दी बता। शीतक के रूप में हम लोग सोडियम का यूज करते हैं, शीतक के रूप में हम लोग सोडियम का यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एकदम चला सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में भारी परमाणु के नाभिक को हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है। एकदम सही बात है। संलयन में ये अगर दो छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करता है, यह संलयन है, यह संलयन है। और एक भारी परमाणु दो हल्के परमाणुओं का निर्माण करता है, यह विखंडन है। यह दोस्त मेरे विखंडन है। देख लो, दो छोटे छोटे परमाणु अगर जुड़कर एक होते हैं, ये संलयन है। और एक बड़ा परमाणु टूटकर दो छोटा छोटा में बदलता है, विखंडन है। ये विखंडन है। अब बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में भारी परमाणु के नाभिक हल्के में टूट जाता है, ये सही है।
और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान नाभिकीय संयंत्र में से नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। यह आंसर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान नाभिकीय संयंत्र में यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता। नाभिकीय रिएक्टर में चला बोरोन और कैडमियम के द्वारा ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? टी फॉर कैट इज द राइट आंसर। टी फॉर कैट इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। देख लो चला, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में भारी परमाणु के नाभिक हल्के में टूटते हैं, एकदम सही है, भारी हल्के में टूटता है। और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान नाभिकीय संयंत्र में नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रित तरीके से ऊर्जा मुक्त होती है। वही परमाणु बम दे देगा तो अनियंत्रित तरीके से ऊर्जा मुक्त होती है। एक क्वेश्चन चला इस टॉपिक से रहबे करता है। अगला प्रश्न, इसलिए आज हम न्यूक्लियर रिएक्टर के सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपकी सेवा में। कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। एकदम सही बात है। संलयन में 2 हल्का को जोड़कर एक भारी का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न किया जाता है। बताओ ये सही है कि गलत है? आंसर इसका बताओ, हमको सत्य चुनना है। व्हाट इज द आंसर? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। ई भी चला सही है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन के समस्थानिक हीलियम का निर्माण करते हैं। ये सूर्य में होता है। सूर्य में क्या होता है चला, हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। हीलियम प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य नाभिकीय संलयन से ही ना सूर्य और तारों की ऊष्मा है। नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान हल्के नाभिक तोड़कर भारी 2 हल्के नाभिक जुड़कर भारी का निर्माण करता है। एकदम सही बात है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। 1, 2 और 3। देखो, संलयन में जुड़ता है, विखंडन में टूटता है। अच्छा बताओ तो अधिक ऊर्जा किसमें होगा? अधिक ऊर्जा किसमें होगा? एक ऑप्शन है संलयन, एक ऑप्शन है संलयन और एक ऑप्शन है विखंडन। अधिक ऊर्जा किसमें होगा, संलयन में कि विखंडन में? जल्दी बता। अधिक ऊर्जा किसमें होगा, संलयन में कि विखंडन में? अधिक ऊर्जा जो होगा किसमें होगा, संलयन में कि विखंडन में? व्हाट इज द आंसर? अधिक ऊर्जा किसमें होगा, संलयन में कि विखंडन में? अधिक ऊर्जा होता है चला संलयन में, 1000 गुना अधिक होता है। अगला कहते हैं उत्पादकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। एकदम चला उत्पादक के समय, उत्पादक मतलब प्लांट, उत्पादक का मतलब यहां प्लांट से है। उत्पादक का मतलब यहां प्लांट से है। कहते हैं क्या कहते हैं, देखो उत्पादक बोले तो पादप, उत्पादक बोले तो पादप। पादप में प्रकाश संश्लेषण होता है, CO2 H2O से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। जब यह अभिक्रिया करता है तो यह देता है 6C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब देखो चला, उत्पादक के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यह सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह अकार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बन है लेकिन फिर भी ये कार्बनिक नहीं है, क्योंकि कार्बनिक होने के लिए पानी मेरा है, कार्बनिक होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। कार्बनिक होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। ये अकार्बनिक है, ये अकार्बनिक है, लेकिन ये देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है तो ये कार्बनिक है। अब ध्यान देना, उत्पादक के संबंध में ये सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल, देखो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ, ये अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक में बदल जाते हैं। सही है कि गलत है? यहां से चला क्वेश्चन एकदम पूछेगा। आज का क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सही है कि गलत? व्हाट इज द आंसर? हरे पौधे भी तो उत्पादक हैं और नीलहरित शैवाल भी तो उत्पादक है, तो ये दोनों तो इसी वर्ग में आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। दोनों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। बोथ इज द राइट आंसर। हरे पादप और नीलहरित शैवाल दोनों इसी वर्ग में आते हैं और दोनों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं।
अच्छा बताइए चला, क्लोरोफिल में, ये तो एकदम सबको पता होगा, एकदम सिंपल सड़ा हुआ क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, क्लोरोफिल क्या है? एंजाइम है कि उत्प्रेरक है? जल्दी बता। ये तो सबको पता होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। बता जल्दी से, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल उत्प्रेरक है। क्लोरोफिल क्या है दोस्त? उत्प्रेरक का काम करता है क्लोरोफिल। अब देखो अगला, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? देखो, अपघटक या अपमार्जक, इसका काम जल्दी से बता दो आंसर। इसका काम है सड़ाना, और सड़ाने के लिए इसका काम क्या है दोस्त मेरे? इसका काम है सड़ाना, और सड़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अपघटक और अपमार्जक का कार्य है सड़ाना, और सड़ाने के लिए हम लोग कवक और जीवाणु का उपयोग करते हैं। कवक और जीवाणु का उपयोग करते हैं। कवक और जीवाणु का उपयोग करते हैं। अपघटक और अपमार्जक का काम है सड़ाना, सड़ाने के लिए हम लोग कवक और जीवाणु का उपयोग करते हैं। कवक और जीवाणु का उपयोग करते हैं। जल्दी से, अपघटक और अपमार्जक का काम है सड़ाना, सड़ाने के लिए हम लोग कवक और जीवाणु का उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा कवक और जीवाणु। विषाणु जनित रोग का कोई इलाज नहीं है, इसके लिए केवल और केवल टीका लगता है। इसके लिए केवल और केवल टीका लगता है। कवक सड़े भोजन को ग्रहण करता है। कवक सड़े भोजन को ग्रहण करता है। कवक सड़े भोजन को ग्रहण करता है। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। कवक जो है चला सड़े भोजन को ग्रहण करता है। कवक और जीवाणु का काम है चीजों को सड़ा देना, इसीलिए इसको पृथ्वी का अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब होता है सरफ। अपमार्जक का मतलब क्या होता है चला? सरफ, सड़ाना कवक और जीवाणु को। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? 1 और 2 और 3 किधर गया? जीवाणु और कवक। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। जल्दी लिख। एकदम कवक और जीवाणु, इसको पृथ्वी का अपमार्जक भी कहते हैं, क्योंकि सबको सड़ा के साफ कर देता है। सड़े हुए भोजन को ग्रहण कौन करता है? कवक। सड़े हुए भोजन को ग्रहण कौन करता है? कवक। विषाणु जनित रोगों का क्या होता है? टीका। विषाणु जनित रोगों का क्या होता है? टीका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, कहता है निम्नलिखित में से लेजर प्रौद्योगिकी किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? लेजर प्रौद्योगिकी। देखो चला, लेजर का जो क्वेश्चन पूछेगा याद रखना, लेजर उद्दीपन उत्पन्न करता है। लेजर एक दिशात्मक होता है। लेजर उद्दीपन उत्पन्न करता है। लेजर एक दिशात्मक होता है। एक वर्णी प्रकाश भी उत्पन्न करता है। अब बताओ, कहता है लेजर प्रौद्योगिकी विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पादन, संचरण और संसूचन। फिर कहता है फ्लूइड डायनेमिक्स, बर्नौली का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषित कण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? जल्दी बता। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति को हम लोग लेजर प्रौद्योगिकी कहते हैं। लेजर प्रौद्योगिकी किस पर आधारित है? उद्दीपन, स्टिमुलेशन पर। एक दिशात्मक होता है। हाँ रुक जा, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, लेजर उद्दीपन पर आधारित है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेजर उद्दीपन पर आधारित है। 1 मिनट। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति नहीं होगा। लेजर जो है उद्दीपन पर आधारित है, एक दिशात्मक होता है, एक वर्णी होता है। जल्दी से लिख। लेजर उद्दीपन उत्पन्न करता है। उद्दीपन उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पादन, संचरण, संसूचन नहीं होगा। बाद बाकी सब ऑप्शन बकवास है। लेजर के बारे में याद रखिएगा, उद्दीपन एक दिशात्मक होता है, एक वर्णी होता है। एक वर्णी होता है। उद्दीपन का मतलब स्टिमुलेशन से है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज की? बता किसने की? चला सब वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक तुमको पूछता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 2 काम किया। एगो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, एगो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया जिसको हम लोग E बराबर mc स्क्वायर कहते हैं। एगो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया जिसको हम लोग E बराबर mc स्क्वायर कहते हैं।
एगो प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात की थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके लिए इसको नोबेल मिला 1921 में। रोएंटजेन ने एक्सरे का खोज किया था, एक्स किरण का खोज किया, जिसके लिए इसको नोबेल मिला था, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1901 में। पहला नोबेल इसको मिला था फिजिक्स में। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया, विक्टर फ्रांसिस हैस कुछ नहीं, जल्दी लिख। उसके बाद अगर आ जाओ तुम तो मैडम क्यूरी, बताओ मैडम क्यूरी को नोबेल कब मिला था? मैडम क्यूरी को नोबेल कब मिला था, जल्दी से बताएगा। मैडम क्यूरी को रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए नोबेल मिला था, बता कब? रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए नोबेल मिला था, बता कब? मैडम क्यूरी को रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए मिला था नोबेल, बताओ कब? मैडम क्यूरी को रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए नोबेल मिला था, बताओ कब? मैडम क्यूरी को रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए नोबेल मिला था, बताओ कब? मैडम क्यूरी को रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए नोबेल मिला था, बताओ कब? जल्दी बता। आपको इंग्लिश से एलर्जी है क्या? इंग्लिश से एलर्जी नहीं है दोस्त। कितने लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, कृपया 1 टाइप करें। कितने लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कृपया 2 टाइप करें। हिंदी मीडियम वाले 1 टाइप करें, इंग्लिश मीडियम वाले 2 टाइप करें, जल्दी से। कितने मिला था? 1903 में। वेरी गुड, 1903 में नोबेल मिला था इनको रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए। हिंदी मीडियम वाले 1 टाइप कीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले 2 टाइप कीजिए। एकदम 1903 में मिला था। उन मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार, अभी जो चला पढ़ रहा है ना वो बच्चा है जो प्रॉपर वे में पढ़ता है। मैडम क्यूरी को रेडियम और पोलिनियम की खोज के लिए नोबेल मिला था 1903 में। कितना ईस्वी में? 1903 में। सब हिंदी मीडियम में चला, इसीलिए नहीं देते। अच्छा बताओ तो रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया? देखिए की मारता है तुम लोग। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया? एगो है क्यूरी, एगो है दूसरा बैकवेरल। क्यूरी बैकवेरल। रेडियो सक्रियता का खोज कौन किया? क्यूरी और बैकवेरल। बता आंसर क्या होगा? रेडियो सक्रियता में अनाधुन बच्चा गलती करता है। क्यूरी और बैकवेरल। वो जो स्टिकर चिपका हुआ है उसको हटाओ तो बोर्ड पर, टीवी पर। हाँ पता क्या होगा? अंदर से कि बाहर से? छोड़ दो, बताओ क्या होगा आंसर? रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया था? बैकवेरल किया था, याद रखना। क्यूरी ने मार देना। रेडियम और पोलिनियम की खोज किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरण का खोज, रोएंटजेन। एक्स किरण का खोज कौन किया था दोस्त मेरे? रोएंटजेन। इसका आंसर बता। किसी तार के एक सिरे पर धनुष तनित डोरी रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित होती है, क्या होगा आंसर? बता चला। स्थितिज ऊर्जा का बांध, धनुष, गुलेल, एकदम चला, ये सब फिक्स क्वेश्चन है। गद्दा, शरीर, स्प्रिंग, ये सब स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है ट्रक, चलता ट्रक, ट्रक, दौड़ता व्यक्ति, ये सब गतिज ऊर्जा का उदाहरण। लेकिन पूछेगा तुमको सबसे ज्यादा यही। आंसर बता क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बांध, धनुष, गुलेल, गद्दा, शरीर, स्प्रिंग, इस सब में स्थितिज ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का मिश्रण है। गतिज ऊर्जा ट्रक, दौड़ता व्यक्ति इत्यादि में गतिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा है बांध, धनुष, गुलेल, गद्दा, शरीर, स्प्रिंग। बांध, धनुष, गुलेल, गद्दा, शरीर, स्प्रिंग। बांध, धनुष, गद्दा, गुलेल, शरीर, स्प्रिंग। आंसर जल्दी बता। स्थितिज ऊर्जा हो गया बांध, धनुष, गुलेल, गद्दा, शरीर और स्प्रिंग। स्थितिज ऊर्जा हो गया बांध, धनुष, गुलेल, गद्दा, शरीर और स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा हो गया पोटेंशियल काइनेटिक दोनों का मिश्रण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए।
कार्य का मात्रक जूल है, एकदम चला देख लो। कार्य का मात्रक पूछेगा एक से अधिक ऑप्शन में, जूल है या केजी मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या किलोवाट आवर है। ये सब कार्य का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट है, एकदम सही है। कार्य का मात्रक जूल है, ये भी सही है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, ये साफे गलत है। कहता कौन सा सही नहीं है? केवल और केवल 3 सही नहीं है, बाकी सब सही है। कुछ इंपॉर्टेंट हम मात्रा का बीमा बता देते हैं, इसको याद रखिएगा, गौर फरमाइएगा। एगो तुमको कार्य का पूछवे करेगा, एगो पूछेगा दाब का। एकदम चला, दाब का होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं पास्कल। एक दाब का हो गया। एक होता है संवेग, संवेग या आवेग का, इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग या आवेग का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद होता है श्यानता, श्यानता का यूनिट होता है चला पॉइस या पॉइजुली। याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्य का तो पूछ ले जाएगा, कार्य का कहो या ऊर्जा का कहो एक के बात है, या ऊष्मा का कहो। कार्य का कहो, ऊर्जा का कहो या ऊष्मा का कहो। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, जूल, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर। दाब हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, पास्कल। संवेग, आवेग, केजी मीटर पर सेकंड, श्यानता, पॉइजली। श्यानता की अगर हम बात करें तो पॉइजली। श्यानता की अगर हम बात करें तो इसका सही मात्रा क्या होता है दोस्त? पॉइजली। दाब का न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, पास्कल। संवेग और आवेग केजी मीटर पर सेकंड, श्यानता, पॉइजली। बाकी तो पता होगा, विद्युत धारा का पूछ देगा, एम्पियर वगैरह वगैरह, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। दोस्त मेरे, आपका एक बच्चा लिखता है सर आप एक मोटिवेशन चैनल खोलिए। दोस्त मेरे, आप ही समझ लीजिए, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हैं। आपके माँ पिताजी से बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं है। अगर उसको देख के आपको पढ़ने का दिल नहीं करता, इसका मतलब आप दूसरा आपको कभी कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। इसका आंसर बताइए। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि का जो क्वेश्चन पूछता है, देखो क्या क्या। एक तो ध्वनि दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि निर्वात में वेग शून्य होता है। ध्वनि का वेग निर्वात में क्या होता है? शून्य होता है। और उसके बाद ध्वनि की अगर हम बात करें, ध्वनि संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। ध्वनि संपीड़न एंड विरलन के कारण आगे बढ़ती है। उसके बाद ध्वनि अनुदैर्ध है। ध्वनि की अगर हम बात करें, ध्वनि हवा में अनुदैर्ध है, महाबीबीआई। ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वेग होता है दोस्त मेरे 332 मीटर पर सेकेंड। देख लो, इतना क्वेश्चन तो इसका पूछवे करेगा। ध्वनि की तीव्रता से क्वेश्चन रहता है, तीव्रता से क्वेश्चन रहेगा, आयाम पर निर्भर करता है। इस बार पूछा था। इसका एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, और इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है, व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो होता है डेसिबल। चला, यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का इस बार का क्वेश्चन था 3.0 का। बीपीएससी टीआरई 3.0 का ही क्वेश्चन है। तीव्रता का एसआई मात्रक आयाम है, तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। इसका एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर है। इसका व्यवहारिक मात्रक डेसिबल है। यही क्वेश्चन पूछा था। बता, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ है, ये एकदम गलत है। ये प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है। प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ है, प्रकाश अनुप्रस्थ है, जिसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये गलत है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। निम्न से कौन सा सही नहीं है? व्हाट इज द आंसर? देख लो, कहता है किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संचरण के कारण होता है। किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संचरण के कारण होता है। ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है। साफे गलत है। फिर कहता है चला, अब ई तो गलत है, ई भी गलत है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के माध्यम के कणों के संचरण के कारण होता है, नहीं, माध्यम के कणों के संपीड़न और विरलन के कारण होता है। माध्यम के कणों के संचरण के कारण नहीं होता है।
माध्यम के कणों के संपीड़न और विरलन के कारण होता है। तो तीनों गलत है, 1 2 3, इतना में से एक क्वेश्चन रहेगा। चला, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, SI मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, व्यवहारिक मात्रक डेसिबल है। ध्वनि दाब पर निर्भर नहीं करती, ध्वनि अनुपात में वेग होता है 0। ध्वनि संपीड़न विरलन के कारण आगे बढ़ती है, ध्वनि अनुदैर्ध्य 332 मीटर पर सेकंड से गमन करती है। एक क्वेश्चन यहां से रहेगा। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ चला, एक भी टीचर कोई बकवास नहीं करेगा, ऐसा हमारा इंस्ट्रक्शन है। सिर्फ पढ़ाएगा और कभी किसी बच्चे को नहीं कहेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चला, बुधवार से 7 दिन की कक्षा आ रही है हमारी, कंप्लीट 6 to 10 एनसीईआरटी के ओरिजिनल क्वेश्चन A to Z वन लाइनर बना के पढ़ाने वाले हैं। आपको पहले से ही मिल जाएगा, सिर्फ लाइव में आपका स्वागत करते हैं। आंसर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी तुरंत बताए थे, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला। एकदम गलत है। देखो, तीव्रता जो है ये आयाम पर निर्भर करता है। तीव्रता जो है, तीव्रता किस पर निर्भर करता है? चला, तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है और इसके कारण ध्वनि धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है, धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। और तारत्व जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है और इसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई पड़ता है, मोटा या पतला सुनाई पड़ता है। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार ध्वनि मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। एकदम गलत है। तीव्रता के कारण धीमा या प्रबल होता है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। क्या होगा आंसर? बता जल्दी से। कहता कौन सही है? केवल यही सही है। प्रबलता से ही हमारे कानों में संवेदनशीलता आती है, कितना धीमा या कितना प्रबल है उसी से हम कहते हैं ओ कम सुनाई दिया, ये प्रबलता के कारण होता है। मोटा या पतला होना आवृत्ति, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व या आवृत्ति का मतलब मोटा या पतला। ये ध्वनि का दो लक्षण है, एगो धीमा या प्रबल, एगो मोटा या पतला। धीमा या प्रबल होना तीव्रता या आयाम पर निर्भर करता है, मोटा या पतला होना तारत्व या आवृत्ति पर निर्भर करता है। आंसर सर आप हो गया। अगला प्रश्न जल्दी लिखिए, यहां से क्वेश्चन चला रहबे करता ही फिक्स है। हम तो अपना छुट्टी छोड़ा रहे हैं कि कॉल होके तू हमरा ने कहो कि मास्टर रे तू पढ़ाया नहीं, इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। अब इसी को मिला लो। इसका जो क्वेश्चन पूछता है, ये माइक्रोमीटर को हम लिख सकते हैं 0.001 mm, इसको लिख सकते हैं 1/10⁻⁹ मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं चला 1/10⁻12 मीटर, इसी को हम लिख सकते हैं 10⁻−10 सेंटीमीटर। इस हिसाब से क्वेश्चंस कभी कभी गड़बड़ करता है। ई तो एकदम महावीवीआई पूछता है। जल्दी लिख। एकदम चला देख लो, यहां से क्वेश्चन रहेगा 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर, ये रहबे करेगा। कभी कभी रहता है चला परमाणु की त्रिज्या जो होती है, परमाणु की त्रिज्या से क्वेश्चन रहता है। परमाणु की त्रिज्या जो होती है 10⁻−10 मीटर होता है, जिसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻−15 मीटर, या इसी को हम लोग 1 फर्मी या 1 फेम्टो कहते हैं। 1 फर्मी या फेम्टो कहते हैं। 1 फर्मी या फेम्टो कहते हैं। 1 फर्मी या फेम्टो कहते हैं। अब जल्दी से लिख लो। परमाणु की त्रिज्या पूछेगा 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी या फेम्टो होता है। 10⁻15 मीटर, 1 फर्मी या 1 फेम्टो होता है। जल्दी लिख। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम, नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर 1 फर्मी या फेम्टो होता है। 1 फर्मी या फेम्टो होता है।
जल्दी जल्दी लिख रहे जान हमारे, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पूरा समझ में आ जाता है दोस्त मेरे। अगर आपका थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ होगा तो जरूर समझ में आएगा। एक प्रकाश वर्ष, देखो 3 गो है। एक वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष की 2 बातें पूछी जाती है। यह दूरी मापता है, अनौपचारिक रूप से लंबी दूरी इसी से नापते हैं। लंबी दूरी इसी से नापते हैं। इसका वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर वही कह देगा खगोलीय मात्रक के लिए वैल्यू होता है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नापता है। इसका वैल्यू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। यहां से क्वेश्चन पूछता है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अनौपचारिक रूप से मतलब होता है सामान्यतः, औपचारिक मतलब कभी कभी। अनौपचारिक रूप से लंबी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। इसका वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी लंबी दूरी और के बीच की दूरी, और 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बी फॉर बॉल। अधिकतर क्वेश्चन प्रकाश वर्ष में वर्ष लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन पूछ देता है। एग्जामिनर को लगता है वर्ष मतलब समय मार देगा लड़का, लेकिन वर्ष मतलब दूरी। वर्ष मतलब क्या चला? दूरी। वर्ष मतलब क्या? दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अनौपचारिक रूप से लंबी दूरी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज द राइट आंसर। जल्दी लिख। आजा मोरे राजा लेके ढोल बाजा। आंसर कहां है रे? हाँ, लाइट को ऊपर कर दें। अच्छा यहाँ एक लो चला और एक मिलाओ। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन क्या कहता है? किधर गया? ससंजक, असंजक, जाइलम और प्लोएम। क्या होगा आंसर? जल्दी बता। ए की बी की सी? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। देखो चला, ए नंबर जो है ये कहता है ससंजन। ससंजक न है। ससंजक जल के अणुओं के बीच आपसी आकर्षण, समान अणुओं के बीच आकर्षण को हम लोग ससंजक कहते हैं। उसके बाद है चला बी नंबर, असंजक। जल के अणु ध्रुवीय सतह की ओर आकर्षण, अर्थात 2 अलग अलग हैं। जाइलम, जाइलम की अगर हम बात करें, पानी में विघटित खनिजों का परिवहन, पानी एवं विघटित खनिजों का परिवहन। प्लोएम, खाद्य पदार्थों का परिवहन। इस चारों इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सब छोड़ो, अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। जाइलम जल का वहन, प्लोएम खनिज लवण का वहन। उसके बाद ससंजक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। असंजक बल, असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल। जैसे पानी का अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक, अब पानी और फर्श के बीच लगने वाला बल असंजक। यही मामला है और इसी पर ही क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ई तो चला मार देगा, मिला भी देगा। तुम जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन। उसके बाद बताओ जल्दी से आंसर बता दो अब तुम क्या हो जाएगा। अग्नाशय से इंसुलिन हो जाएगा। इतने से देखो आंसर तो आ जाएगा। ए का 2 और बी का 3। अरे 2 गो में है, ए का 2 बी का 3। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता। 3 नंबर ये कहता है अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी। पीयूष ग्रंथि को चला वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। हाँ सब चला करवा देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है।
ये तो शायद 17वां क्लास है कि 16वां? 17वां है ना। 18 सोम मंगल 19 20 हो जाएगा। बुधवार से स्टार्ट करेंगे, पूरा एनसीईआरटी 6 to 10 आपका रिवीजन करवा देंगे। थायराइड, थायरोक्सिन, अग्नाशय, इंसुलिन, अधिवृक्क, एड्रिनलिन, पीयूष वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्लैंड की अगर हम बात करें, ये वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्लैंड की अगर हम बात करें, चला, ये वृद्धि हार्मोन है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दीजिए आंसर क्या होगा। व्हाट इज आंसर? एकदम चला आराम से, हाव हाव करके पढ़ने का चीज नहीं है, एकदम प्यार से पढ़ना पड़ेगा। नो एंटरटेनमेंट, सिर्फ कंटेंट। कौन सा अंग उत्सर्जन में सहायक होता है? बताओ कौन, जल्दी बता। फेफड़ा से भी उत्सर्जन होता है, रक्त शुद्ध रक्त जाता है, यकृत लीवर से तो होवे करता है, त्वचा से भी होता है, वृक्क से भी होता है, सब हो जाएगा। इस सब A to Z हो जाएगा, चला चारों। अब वृक्क में नेफ्रॉन होता है जो छन्नी का काम करता है। उसके बाद फेफड़ा में एल्वियोली होता है जो गैसों का विनिमय करता है, गैसों का विनिमय इंटरचेंज करता है। त्वचा, त्वचा के बारे में सबको पता है, त्वचा उत्सर्जन अंग है, पसीना का उत्सर्जन करता है। एकदम चला देख लो, फेफड़ा एल्वियोली होता है, इसमें छोटी आंत में विली होता है। ये दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। छोटी आंत में विली होता है, विली का काम है भोजन रस अवशोषण, विली का काम है भोजन रस अवशोषण। विली का काम क्या है चला? भोजन रस अवशोषण। आंसर बता दो क्या होगा? 1 2 3 4। छोटी आंत में विली होता है, भोजन रस अवशोषण। फेफड़ा में एल्वियोली होता है, गैसों का विनिमय, विनिमय मतलब इंटरचेंज करता है। वृक्क में नेफ्रॉन होता है जो छानता है। आंसर बता। फेफड़े में एल्वियोली होता है, गौर फरमाना, ई फेफड़ा में एल्वियोली होता है, गैसों का विनिमय, वृक्क में नेफ्रॉन होता है, और छोटी आंत में विली होता है जो भोजन रस का अवशोषण करता है। छोटी आंत में विली होता है जो भोजन रस का क्या करता है? अवशोषण करता है। आंसर बता, जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3 100। अगला अगला आंसर बता। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, सबको पता है आनुवांशिकी का नियम। मेंडल ने क्या, महाविविया चला पूछवे करता है और ये आपको पता भी होगा। आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? आजा आई बहार ओ मेरे राजकुमार। आंसर बता, व्हाट इज आंसर? ए की बी की सी? बढ़िया से देख लो, कहता है कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित है चला इन्फ्लुएंजा जीवाणु से नहीं होता है, ये वायरस से होता है। ये गलत है, ये को बीमारी से क्वेश्चन रहेगा। मलेरिया प्रोटोजोआ एकदम सही है। क्षय रोग विषाणु नहीं, क्षय रोग टीबी हो गया, और टीबी जीवाणु जनित रोग है। आप फुफुंद कवक जनित है, एकदम सही, ये सही है, ये गलत है। आंसर सही है 2 और 4। एक बात बताओ, मलेरिया रोग का वाहक, मलेरिया का वाहक कौन है? पहला प्रोटोजोआ, वाहक और कारक दोनों अलग अलग होता है। प्रोटोजोआ और दूसरा मच्छर, मादा एनोफ्लिस। प्रोटोजोआ और दूसरा है दोस्त मेरे मादा एनोफ्लिस। मादा एनोफ्लिस देखिए कौन कौन बना पाता है। वाहक और कारक अलग अलग है, वाहक और कारक अलग अलग है। जल्दी बता, मलेरिया का वाहक कौन है और कारक कौन है? जे बता देगा जल्दी से बताओ, लेमन चूस देंगे। मलेरिया का वाहक कौन है और कारक कौन है? वाहक है मादा एनोफ्लिस और कारक है प्रोटोजोआ। कारक कौन है चला? प्रोटोजोआ। मलेरिया का
वाहक है मादा एनोफ्लीज, और कारक कौन है? प्रोटोजोआ। कारक कौन है? चला प्रोटोजोआ। बताओ पचित वसा का वहन कौन करता? पचित वसा का वहन कौन करता है? पचित वसा का वहन कौन करता है? एक है लसिका, दूसरा है कवक। जल्दी बता, पचित वसा का वहन कौन करता है? लसिका और कवक। देखो चलो, रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। जल्दी से बताइए, पचित वसा का वहन कौन करता है? पचित वसा का वहन कौन करता है? जल्दी बता, लसिका या कवक? लसिका या कवक? जल्दी बता, पचित वसा का वहन कौन करता है? लसिका और कवक। क्या होगा आंसर? पचित वसा का वहन कौन करता है दोस्त मेरे? लसिका और कवक। चलो एक और क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, जल्दी से बताना। एक और क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, कितने लोगों को याद है टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है? टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है? व्यतिकरण से। कितना क्वेश्चन हुआ है उनका? कितना हुआ है देख क्या उन बताओ, टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है? व्यतिकरण की प्रकीर्णन। एगो देखो 10 को हम रैपिड फायर राउंड में आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताते हैं जो एकदम पूछता है। टिंडल प्रभाव की अगर हम बात करें, व्यतिकरण या प्रकीर्णन? कितना राग छोड़ दिए? ठीक है, कल से 15 तक हम छोड़ेंगे। टिंडल प्रभाव की अगर हम बात करें, टिंडल प्रभाव क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? प्रकीर्णन इज द राइट आंसर। टिंडल प्रभाव का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन इज द राइट आंसर। दोस्त मेरे सबको हम जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें